गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को, सुप्रभात। ठीक है, चलिए आज वापस आ गए हम अपने डेली टाइमिंग पे 4 पीएम। ठीक है, एमटीएस प्रीवियस ईयर लेके। और आज का शिफ्ट वही शिफ्ट रहेगा, बस सॉरी डेट वही रहेगा, शिफ्ट अलग होगा। हम लोग ने 12 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट किया था, आज के जो सेशन रहेगा वो थर्ड शिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी तक डेट वाइज हम लोग शिफ्ट खाली चेंज करते आ रहे हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में बहुत तीन, एक दिन में 3 शिफ्ट हो जाते हैं, तो सारे 3 शिफ्ट को हैंडल कर लिए। एक और 12 जुलाई का पेपर है जो अगले बार में नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। आई थिंक सेकंड शिफ्ट रहेगा आपका। धीरे 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 करके सारे प्रीवियस ईयर में डालते रहूंगा, जो कि देखिए प्रीवियस ईयर सारे को बेनिफिशियल पहुंचता है, एक बंदे को नहीं सभी को पहुंचता है। क्योंकि जिसको अगर सीजीएल का भी दे रहा है तो थोड़ा सोचता है कि हाँ एमटीएस का भी क्वेश्चन टच करके देखें कि इंग्लिश हमारे से बन रहा है कि नहीं, तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर काम आता है। तो प्रीवियस ईयर जो बच्चे भी करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से उनको फायदेमंद है। ठीक है, और पीवाई की सबसे आसान क्लास होती है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ सारे बेसिक कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ कि इसके साथ ही ऐसा क्यों आया और ये पढ़ने से ऐसा होता है। क्लियर हुआ? तो सब चीज मेरा बोलना रहता है, तरीका मेरा अलग तरीका होता है पढ़ने का। जैसे कि आप रेगुलर हैं तो समझते हैं, जो बच्चे रेगुलर नहीं है तो रेगुलर हो जाइए। हमारे इस चैनल को लाल कलर का बटन होगा उस पर जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल द बेल आइकन का, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्लियर हुआ? ठीक है, और जो बच्चे रेगुलर हैं तो रेगुलर बनते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला सवाल है आपका, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो सपोज एरर का क्वेश्चन है। अब ये एरर के थोड़ा सा इजी बनता है, कब मैंने बोला था कि अंडरलाइन वाले क्वेश्चन, जितने भी अंडरलाइन वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी आते हैं, क्योंकि उसके अंदर पहले से हमें एरर दिया रहता है, क्योंकि उसी को सुधारना होता है। और ये इसमें थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल होता है। ठीक है, बट आप अगर ग्रामेटिकल पूरा खत्म किए तो आपके लिए इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एलिजाबेथ बीट हर राइवल विथ द गोल्ड मेडल इन द 2021 समर ओलंपिक्स। तो एलिजाबेथ है जो लड़की का नाम है, उसने क्या किया भाई? तो बीट हर राइवल का मतलब है कि ऑपोजिशन से मतलब खेल रही है किस चीज के लिए? गोल्ड मेडल इन समर ओलंपिक्स में। तो पहले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि एलिजाबेथ बीट हर राइवल विथ द गोल्ड मेडल इन द 2020 समर ओलंपिक्स। अच्छा, अच्छा, एक एक बात ध्यान दीजिए कि जो एलिजाबेथ जो गेम खेल रही है ओलंपिक्स ओलंपिक्स में जो गेम खेल रही है, वो गोल्ड मेडल के साथ खेल रही है कि उसके लिए खेल रही है? अच्छा, जो गेम खेल रही है एलिजाबेथ ओलंपिक्स में 2020 का, वो गोल्ड मेडल के लिए खेल रही है कि गोल्ड मेडल के साथ खेल रही है? गोल्ड मेडल के लिए खेल रही है ना, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पे विथ नहीं होना चाहिए कि प्रीपोजिशन की गलत उपयोग किया गया है। ठीक है, प्रीपोजिशन का गलत उपयोग है, यहाँ पे विथ नहीं होगा, यहाँ पे फोर होगा। ठीक है, तभी तो होगा एलिजाबेथ बीट हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल। वो गोल्ड मेडल के लिए खेल रही है, जीतेगी तब तो मिलेगा, उसके उसके साथ थोड़ी खेल रही। ठीक है, तो विथ के साथ आता है, फोर के लिए आता है, जो कि हम नॉर्मल प्रीपोजिशन अगर समझ पाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ए में गलती हो गया। क्लियर हुआ? बाकी सब सही है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर का ही है। चले एरर देख लें, इसके बाद फिर दो नीचे है तो एक बार फटाफट इसको देखते हैं। ये कौन सा है क्वेश्चन? क्या है बाबू? क्वेश्चन है, इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल फाइट अमोंग टेक्स्ट इवेशन। अच्छा, यही गलती दिख रहा है, और गलती कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल फाइट, इंडिया क्या है कि ग्लोबल फाइट ज्वाइन किया है, किस चीज के लिए? टैक्स इवेशन, जो टैक्स में चोरी करते हैं, मतलब के हिसाब से क्या है? क्राइम है। और क्राइम उसके खिलाफ वो ग्लोबल फाइटिंग हो रहा है कि उसके अंतर्गत। अमोंग मतलब होता है आप जब आप वो लेते हैं क्या बोलते हैं, बिटवीन अमोंग अमोंग्स देखें, दो लोगों के बीच में। अमोंग बहुत सारे लोगों के कंपेयर करने के लिए लगाते हैं, मतलब उसके बीच में। तो अमोंग नहीं होगा, अमोंग अगेंस्ट होना चाहिए कि इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टैक्स इवेशन। ठीक है, अगेंस्ट मतलब होता है किसी के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल फाइट किया जा रहा है, ये टैक्स इवेशन के अगेंस्ट किया जा रहा है। टैक्स जो चोरी हो गया, टैक्स जो चोरी होता है, चाहे धांधली हो रहा है, उसके खिलाफ ये इंडिया ग्लोबल फाइटिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमोंग नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट होना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी गलती था। ठीक है, बाकी सब सही है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, इसी का क्वेश्चन है, सी इज ब्रेव देन एनी अदर गर्ल इन द ऑफिस। तो ये क्वेश्चन है बाबू एडजेक्टिव का। कैसे एडजेक्टिव का है कि सर एडजेक्टिव में पढ़ना होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये तीनों डिग्री होता है जो पढ़ना होता है हमें। ठीक है, अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें तीनों डिग्री के हिसाब से, तो जो देन होता है, देन कंपैरिजन के लिए आता है, कंपेयर करने के लिए। कंपेयर कितने? दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में जब कंपेयर करना होता है हम तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और देन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ही इज स्मार्टर देन हिम,
चाहे तो ही इज स्मार्टर देन शी, या हर बोल सकते हैं राम इज मोर स्मार्ट देन हर, या राम इज मोर स्मार्टर देन हर। तो मोर स्मार्टर एक साथ नहीं आएगा, मतलब बोलने का सेंस बोल रहा हूँ। तो हम जब किसी कंपैरिजन करते हैं, किसी की क्वालिटी या किसी की भावना बोल सकते हैं, चाहे क्वांटिटी में चाहे क्वालिटी में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव लगता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ब्रेव है, ब्रेव एक पॉजिटिव डिग्री है, और देन जब आ गया है तो देन के साथ हमेशा आता है कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ब्रेव नहीं होगा, ब्रेवर होगा। ठीक है, क्लियर है बात को, तो ब्रेवर देन होगा ना कि ब्रेव होगा। बाकी सब सारा सेंटेंस सही है। क्लियर हुआ। तो यहाँ बात करें तो देन एनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द ऑफिस ब्रेव, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए गलती हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ब्रेवर देन होना चाहिए, जो कि आप कंसेप्चुअल थिंग्स में से वही से मेरा तरीका यही है कि मैं क्वेश्चन को जब देखता हूं तो मैं बता दूंगा कि किस पार्ट का एरर है। वो कब आएगा, आप प्रैक्टिस से आएगा। जब आप प्रैक्टिस अच्छा खासा कर लेंगे, बहुत ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, तब आप क्वेश्चन में अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ब्रेव नहीं ब्रेवर आया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि देन कंपैरिजन के लिए आता है, और कंपैरिजन में कंपेरेटिव जो कि ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट होता है। ठीक है, बाकी एनी अदर, अदर आता है, अदर आप समझते हैं, अदर आता है कंपेरेटिव डिग्री के लिए, ये भी आप जानते हैं। और अदर आता है, अदर जिसके साथ नहीं आता वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। ये रूल है कुछ जो मैंने पढ़ाया, आप देख सकते हैं लेक्चर। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। अब आ गया हमने सिनोनिम्स पे। ठीक है, किसमें सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ये ऐसा आपका वोकेबलरी है जिसका मैं कुछ टाइम देता हूँ। जैसे कि इसे थोड़ा सा मुश्किल सा हार्ड होता है याद करने के लिए, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, इसको कुछ सेकंड बनाइए। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप फटाफट इसको बनाइए। ठीक है, चलिए। चलिए, तो आपका ये जो है आई थिंक आपने बना लिया होगा। देखिए एक बार, तो ये आपका ग्रीव, सिनोनिम्स के यहाँ पे ग्रीव। ग्रीव क्या होता है, पहली बात ग्रीव क्या होता है, तो ग्रीव का मतलब सबसे पहले वो जाना जरूरी है। फिर टेम पता करेंगे, फिर एश्योर, फिर रिजॉइन, फिर मॉन। ठीक है, तो बात करें बाबू ग्रीव का मतलब तो दुखी बोल सकते हैं आप। ठीक है, होता ये मतलब इसका बोल कह सकते हैं दुखी होता है। ग्रीव का मतलब होता है दुखी। एक ग्रीफ दूसरा होता है, एक ग्रीफ दूसरा है। ठीक है, इसका मतलब होता है दुखी। अब दुखी का हमें सिनोनिम सुनना है। ठीक है, सिनोनिम्स। तो बात करें एक टेम है, टेम का मतलब होता है, पहला तो गलत हो जाएगा, टेम का मतलब होता है कोई चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, कोई चीज को कंट्रोल करने को बोलते हैं टेम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा। एश्योर मतलब होता है आश्वस्त देना, मतलब कि तसल्ली करना। ठीक है, आश्वस्त देना, आश्वस्त होना। ठीक है, उसी को बोलते हैं बाबू एश्योर। रिजॉइस और आपका है मौन, रिजॉइस भी कट गया। मौन की बात करें तो ये मौन आपका सही होगा। मौन का मतलब होता है आपका सिंपल बोल सकते हैं दुख। अब कैसे, आपने आपने ये सुने हैं ना कि फिलहाल में कोई डेथ हो गया तो मौन व्रत रखो 2 मिनट के लिए, तो यही मौन होता है, MOURN, जो आपको दिख रहा है ना, यही मौन। इसका मतलब होता है किसी मरने के बाद दुख आश्वस्त करना। ठीक है, दुख में रहना, ये भी दुख हो गया, ये भी दुख है, दोनों एक दूसरे से सिनोनिम्स है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मौन से देखिए, मौन व्रत, मौन व्रत क्यों रखते हैं, मौन व्रत नहीं, मौन से मतलब कि किसी मरने के बाद जब आप 2 मिनट शांत रहते हैं, उनके उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उसी को बोलते हैं मौन। और मौन मतलब कि दुख के लिए किया जाता है, दुख के समय किया जाता है। वही दुख और ग्रीफ दोनों का एक समान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिजॉइस का मतलब होता है एंजॉय करना। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है सम्स, इसी का है, सिनोनिम से है, सिनोनिम्स में है। ये जो अंडरलाइन है इसका मतलब ये है। अब पहला बात की अंडरलाइन है वो मतलब निकालना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला बात एलिवेट, एलिविएट क्या होता है पहला बात। ठीक है, एलिविएट का मतलब समझेंगे, फिर शार्पन, प्लैग, एक्सबेट, रिलीव, कैसे इसको बनाना है। तो बात करें बाबू, ये एलिविएट है। एलिविएट का मतलब होता है कोई चीज को कम करना। ठीक है, क्या करना, एलिविएट का मतलब होता है कोई चीज को कम करना। ठीक है, कम करना का मकसद है कोई भी तरीके से वो चीज कम होना चाहिए, ज्यादा ना तेज होना चाहिए, नहीं जब ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसका सिनोनिम सुनना है, कम करने जैसा होना चाहिए। शार्पन आप समझते हैं कि अगर चाकू पजाते, बोलते हैं ना कि चाकू बहुत शार्प है, तो उसको शार्पन था कि पजाना, पजाना मतलब इसको और कम नहीं करें, उसको थोड़ा और धार करें, तो ये एक पॉजिटिव सेंस आता है इसके जैसा। इसके जैसा नहीं, पॉजिटिव सेंस आता है, जो कि शार्पन नहीं होगा। प्लेग भी गया। ठीक है, एक्सरबेट, हाँ एक्सरबेट का मतलब ही होता है आप उत्तेजित करना, या बोल सकते हैं एक्सरबेट मतलब कि ज्यादा ही खुश होने के मकसद से आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा। रिलीफ का मतलब होता है आप कम होना।
ठीक है, रिलीफ का मतलब होता है कम करना, बोलते हैं कि रिलीफ कर दिया, ठीक है, कम होना, ठीक है, शांत होना, कम होना, उसी को बोलते हैं रिलीफ। एक्स्ट्रावेट सब उत्तेजित करना, तो ज्यादा ही उत्तेजित कर देना या ज्यादा ही तेजित बढ़ा देना, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रावेट। ब्लैक और शार्पन तीनों का सेंस एक ही है, ठीक है, दोनों तीनों नहीं होगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी जो रिलीफ का मतलब था किसी को कम करना, यहाँ भी कम करना, यहाँ भी करना, एक दूसरे से आपका सिनोनिम्स का मेल खाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब आ गया अपने एंटोनिम्स पे, तो एंटोनिम्स पे ध्यान दीजिएगा। इनसेटिबल क्या होता है, ठीक है, इनसेटिबल। तो इनसेटिबल से याद पहले रखिए सेटिस्फाइज, पहले याद रखिएगा आप सेटिस्फाई। सेटिस्फाई क्या होता है, बात करें सेटिस्फाइड क्या होता है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है कोई चीज या कोई व्यक्ति किसी चीज से संतुष्ट हो। क्लियर हुआ, संतुष्ट को बोलते हैं सेटिस्फाइड। अब यही सेटिस्फाइड में इन लगा दिया जाएगा तो इनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। इसका मतलब यही होता है बाबू। इनसेटिबल का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी में उसको कोई संतुष्टि कर ही नहीं सकता, ठीक है, जो सिंपल समझो कि जो संतुष्ट ना हो, उसी को बोलते हैं बाबू इंसेटाइबल। अब इंसेटाइबल का मेंटेनेंस में ढूंढना, इसका मतलब क्या, संतुष्ट हो जाए, ठीक है। एक तो जो संतुष्ट नहीं होता है वो एक संतुष्ट होना चाहिए। तो पहले बात करें अर्जेंट, अर्जेंट से कोई तुरंत बोलते हैं, जो कि इसके मीनिंग तो है नहीं, इसके मतलब है नहीं इससे कोई रिलेशन। फुलफिल्ड, फ्लू हो गया, फुलफिल्ड होता है। फुलफिल्ड का मतलब होता है चीजों को फुलफिल कर देना, मतलब कि एक तो असंतुष्ट है, एक फुलफिल करना, संतुष्टि लाना। तो एक दूसरा से आपका एंटोनिम्स जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दोनों बात ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है वो ग्रीडी ऐसा पर्सन होता है, लालची होता है, वो भी असंतुष्टि होता है। आप जितना भी उसको दे दो और मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा, ग्रीडी होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी भी एक सिनोनिम्स की तरफ पे काम कर रहा है, बट हमें इसका एंटोनिम्स ढूंढना है। इंसिस्टेंट भी खत्म हो गया, जो कि अपने काम पे बहुत जोर डालता है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी गया। क्लियर हुआ, तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी फुलफिल्ड। फुलफिल का मतलब किसी व्यक्ति की संतुष्टि को मिटा देना, फुलफिल कर देना, बोलते हैं ना कि बेसिक टर्म को फुलफिल करना, बेसिक नीड को फुलफिल करना, वही होता है, ठीक है। और सिंपल बोल सकते हैं फुलफिल करना। इनसेटाइबल इसका मतलब होता है असंतुष्ट, सेटाइबल मतलब कि संतुष्ट व्यक्ति। क्लियर हुआ, चलिए बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं। ग्रेडी मतलब लालची, इंसिसी अपने काम में जरा जोर डालना। फुलफिल्ड हो गया अपने कोई चीज को संतुष्ट कर देना। अर्जेंट मतलब कि तुरंत तत्कालिक व्यक्ति, टेम्पोररी एक्जेंट टेम्पोर बोल सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका वापस यही शब्द है एलिविएट। क्या है एलिविएट, वापस यही आया है। देख यहाँ पे भी था एलिविएट, यहाँ पे कौन सा शब्द था, इनसेटाइबल। ये रहा एलिवेट। एलिवेट आई थिंक वापस रिपीट हो गया, एक और सवाल में एलिवेट है। चलो ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का सवाल है और इजी है। एलिवेट हमने अभी सीखा कि इस चीज को कम करना। आप सिंपल इस चीज को कम करने से रिलेट रखिए, ज्यादा सोचिए मत। आप कोई भी चीज को जब कम करना होता है उसी को बोलते हैं एलिविएट करना, ठीक है, इतना टर्म याद रखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यही कम करने का सेंस में एंट्री सुनना है, वहां हम सिनोनिम्स देख रहे थे आई थिंक, यहाँ पे एंट्री सुनना है। अब कम करने का मतलब ज्यादा करना, तो ज्यादा मतलब होता है एग्रेवेट, साफ साफ दिख रहा है, एग्रेवेट का मतलब होता है उकसाना और बढ़ा देना। क्लियर हुआ, एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ा देना, या बोलते हैं ना कि और आग में घी डालने का काम करना, ठीक है, उत्तेजित कर देना, बढ़ा देना, उसी को बोलते हैं। तो आई थिंक इसे मेल खाएगा। एमलेरियोट का मतलब होता है अ, उन्नति करना, उन्नति बोल सकते हैं, या इम्प्रूव करना, तो इसे कोई रिलेशन है नहीं। सूत भी गया, सूत इसी का सिनोनिम्स है, ठीक है। सूत और एलिवेट का मतलब भी होता है कम करना, ठीक है, दोनों एक दूसरे से, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होना, तो जो कि इसका कोई इसे मेल नहीं है। क्लियर हुआ, तो इस तरह से वोकैब पे पकड़ बनाइए। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ आप ये भी खुद से भी कर सकते हैं क्लियर, ठीक है। चलिए, तो एग्रेवेट हो गया आपका, इसका मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा बढ़ा देना, बढ़ा देना, ठीक है, कम नहीं करना, बढ़ा देना, जो कि एंटोनिम्स का रूप में काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऑप्शन है फिल द ब्लैंक्स में पुट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कि सवाल क्या है, फिर इसका ऑप्शन कैसे लगाएंगे। तो ग्रीन टी इज अ गुड फॉर नॉट ओनली फॉर द हेल्थ, क्या है। अच्छा एक और बात करें, तो यहाँ पे जो नॉट ओनली का है, ये इसका जो जगह है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फोर के पहले लगाना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द कंजक्शन, मैंने कंजक्शन में पढ़ाया है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो पेयर होता है वो एकदम शिफ्टिंग जैसा होता है, कि बट ऑल्सो के बाद जो आएगा उधर भी नॉट ओनली के बाद ही आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद फोर आया है, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद फोर आना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि ग्रीन टी इज गुड नॉट ओनली फॉर द हॉट बट ऑल्सो फॉर, आगे देखते हैं। तो ऐसा बात ये हो रहा है कि बाबू जो ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी महंगा भी आता है, बहुत लोग एक्सपेंसिव होता है, परचेज जो ही कर लेते हैं जिसके पास पैसा अच्छा खासा है,
तो ग्रीन टी एक्चुअली फ़ायदेमंद तो करता है, ऐसी बात नहीं है। आप घर से लाल चाय भी पीते हैं, वो भी फ़ायदेमंद करता है, दूध वाला तो फ़ायदेमंद नहीं करता है। बट ग्रीन टी फ़ायदे करता है। तो हेल्थ के लिए तो अच्छा है, गुड है, ठीक है? बट उसके साइड में स्किन की बात करते हैं। स्किन बताइए मुझे, स्किन लेबोरियस मेहनती स्किन, कॉस्टिक स्किन, कठोर बोल सकते हैं, इमोशनल स्किन या ग्लोइंग स्किन। अब जैसे कि एक तो हेल्थ मेंटेन कर रहा है, दूसरा स्किन जो हमारा ग्लोइंग होगा ना, तो ऑप्शन डायरेक्टली आपको सामने दिख रहा था, ठीक है? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर। है समझ में? ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ग्रीन टी इज़ गुड नॉट ओनली फॉर द हेड बट आल्सो फॉर ग्लोइंग स्किन। हमारे स्किन को ग्लोइंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और एक और मुझे बता दीजिए कि स्किन ग्लो का एक विटामिन भी आता है। विटामिन कौन-सा विटामिन होता है मुझे कमेंट करिएगा जो कि स्किन ग्लो बढ़ा देता है, ठीक है? चलिए ब्यूटी विटामिन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बाबू आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स। अच्छा, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स ब्लैंक आई हेट डार्क वन्स। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है। कैसे यहाँ पे एक 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 तरफ मैं इस चीज़ को लाइक कर रहा हूँ और दूसरी तरफ एक चीज़ को मैं हेट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब है कि मैं एक दूसरे से मतभेद कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? दोनों एक दूसरे से अपोजिट सेंस में, तो अपोजिट सेंस में हो तो बेझिझक आप कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें तो बेझिझक आप इसको बट से लगाइए, ठीक है? किसी की सुनना नहीं है, बट लगा दीजिए, आंसर सही होगा। यहाँ पे आपका डायरेक्ट बट लग जाएगा। और डायरेक्टली अगर फोर भी लगा रहे हैं, अगर आप सेंसिबल तरीके से सोचें कि पहला अगर फोर से ट्राई करते हैं कि आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स फोर आई हेट डार्क वंस, ऐसा हो सकता है? आप सेंटेंस से मेल नहीं खा रहा ना, इसका सेंटेंस बन रहा है कुछ और निकल के भी नहीं आ रहा है। अच्छा, बट समझ लिए, बिकॉज सुनिए कि आई लाइक ईटिंग चॉकलेट बिकॉज आई हेट डार्क वंस, मतलब कि एक चॉकलेट खाता भी है और डार्क वंस को नफरत भी करता था। डार्क वंस कैसा है? वो हलवा थोड़ी होगी, तो चॉकलेट ही हुआ ना, तो इसे भी कोई सेंस नहीं है। वाइल की बात करें तो आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स वाइल आई हेट डार्क वंस, तो ऐसा हो सकता था, ठीक है? बट लेकिन यहाँ हेट और लाइक दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि एक दूसरे से मेल खाता है और हमेशा अपोजिट सेंस कॉन्ट्रडिक्शन में बट का यूज होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बट लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए गया, सी गया, डी गया, ठीक है? देखिए, आधा इंग्लिश बच्चे लोग का ऐसे ही बन जाता है, ग्रामेटिकल को अलावा छोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आधा क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वैसे बच्चे का भी 50% ऐसे चांस है कि अच्छा खासा राइट मार्क आएंगे। अब जिसका बेस कमजोर है, ग्रामर भी नहीं पढ़े हैं और वैसे जा रहे पेपर दें, तो 100% में से 90% भी चांस नहीं कि आप ठीक करके आओगे। बट ऐसे बच्चे जो कि मीनिंग मीनिंग निकाल लेते हैं उस सेंटेंस का, अभी मैंने इसको बोला तो फोर लगा के देखा, नॉट लगा के देखा, वाइल्ड लगा के देखा, तो वहां पे कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा था। बट लगा के देख रहे हो तो लग रहा है कि हाँ, एक तो मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, दूसरी तरफ मैं डार्क वंस को हेट करता हूँ, लेकिन है ना, लग रहा है सेंस, तो उस तरह बना सकते हैं। चलिए, द सिचुएशन टर्न अगली। अच्छा, एक जैसा कि कभी कभी सिचुएशन बदतर हो जाता है, बदतर हो जाता है, बदतर हो जाता है जब द क्राउड टू रियोट, रियोट का मतलब होता है दंगा, ठीक है? दंगा सिंपल है बाबू कि कभी कभी सिचुएशन इतना बदतर हो जाता है कि क्राउड एकदम दंगे, जितने भी भीड़ होती है वो दंगे दंगे की ओर चली जाती है, मतलब दंगे पे उतावला हो जाती है, तब हालात एकदम खराब हो जाते हैं। उसी के बारे में सेंटेंस है। तो बात करें यहाँ पे बिगेन बिगेन, अच्छा बिगेन की चारों फॉर्म दिया है, V1 V2 V3 V4, हमें इसके अकॉर्डिंग इसको लगाना है। तो पहले बात करें सेंटेंस में पकड़ लेंगे कि पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, ठीक है? तो बात करें द सिचुएशन टर्न, टर्न है बाबू वर्ब की सेकंड फॉर्म, टर्न का मतलब होता है बदल जाना, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दिखाता है? पास्ट। अब जब कोई बात पास्ट में शुरुआत होती है तो खत्म भी पास्ट में ही होता है, तो V2 फॉर्म है, आगे भी पास्ट में ही खत्म होगा। तो बिगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो बिगन है थर्ड फॉर्म में पहले कट गया, बिगिनिंग होगा नहीं, वाईएनजी तो चाहिए नहीं हमें। बिगिंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बिगेन आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा हालात बदतर हो जाते हैं। कब? कब? जब भीड़ दंगाई की ओर चली जाती है। क्लियर हुआ? चलिए। नेक्स्ट ब्लैंक है आई ब्लैंक विश आई हैड इनवाइटेड हिम। तो सेंटेंस के हिसाब से देखिए तो आई ब्लैंक विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम, मैं ऐसा सोचता, मतलब कि मैं मानता तो उसको बुलाता नहीं, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो इसमें मैं आपको ऑलरेडी एक अच्छा तरीका बताता हूँ। आप पहले अबाउट लगा के देखिए कि आई अबाउट विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम। कभी आई अबाउट विश आया है या आता है? तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए काट दीजिए। मैं डायरेक्टली ऑप्शन चूज करने बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा फिर आंसर क्या है।
अच्छा, आई एल्स विश का मतलब क्या होता है? आई एल्स विश आता ही नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर बी भी गया। अच्छा, ऑलमोस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम। मैं सोच सकता था कि मैं उसको बुलाता नहीं। तो ऑलमोस्ट ही सबसे प्रॉपर यूज में आ रहा है। बट आप ये लगाओ कि आई नॉट विश आई हैडंट इनवाइट, और नॉट और हैडंट एक दूसरे से क्या है? एक नेगेटिव है, तो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव का अलाउटेशन है नहीं, तो पहले ही गलत हो गया। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सुटेबल ऑप्शन था। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सबका बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ छाटने से ही मिल जाता है हमें। क्लियर हुआ? तबाउत नहीं हुआ, एल्स नहीं हुआ, नॉट हु नहीं हुआ, ऑलमोस्ट लग गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये जो क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह होता है, बस इसके अंदर हमें एक हेल्पफुल चीज मिल जाता है। वो हेल्पफुल चीज ये होता है कि हमें क्वेश्चन को अंडरलाइन दिया रहता है, बस उसको सुधारना होता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा काम हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट केस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इधर क्वेश्चन कट रहा है आई थिंक। हाँ चलिए, अब ठीक है। ठीक है, चलिए। तो पहला एक टिक दिया है मेजर हब्स। मेजर हब्स में कोई गलती नहीं। मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द सिलिकॉन वैली ऑफ द सेंट्रल कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे बात करें, जो इज आया है इस मेजर हब के लिए आया है। और इज आता क्यों है? जब आता क्यों है? आता है इस सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे जो बात हो रही है मेजर हब, एक नहीं बहुत सारे हब की बात हो रही है, बहुत सारे हब की बात हो रही है। अब इसको सिंगुलर में कैसे करें? तो पहला बात को हब्स काट दीजिए। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? वो तो काटेंगे ही काटेंगे। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? इसको अगर सिंगुलर दिखाना तो अ लगा दीजिए। मैंने आर्टिकल में बताया है कि अगर आपको नहीं पता चलता कि ये किसकी चीज है या उसकी चीज है या अपनी चीज है, अगर नहीं पता चलता सिंपल बोल दिए कि हाँ ए लगा दीजिए। जैसे बोलते हैं कि ये पेन है, मुझे नहीं पता किसकी पेन है, सिंपल बोल दिए कि दिस इज अ पेन। इसका मतलब क्या? यह एक पेन है। आर्टिकल एक्चुअली नंबर दिखाता है बाबू, तो ये सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे ए आना चाहिए। और हब्स को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हब्स नहीं हब होना, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात हुआ है। तो पहली बात तो हब्स इसके अंदर नहीं है, हब है, ये सही है। और यहाँ पे ए का यूज हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ? तो द मेजर नहीं होगा, द मेजर और नो इंप्रूवमेंट का केस ही नहीं हुआ। क्लियर हुआ? मेजर्स था, तो अब मेजर्स है ना, वो भी गलत हो जाता। क्लियर हुआ? चलिए, ऑफ होता ना, ऑफ सही हो सकता था, बट समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन ऐसी चीज है जो कि साथ अगर आप ऑफ प्लस द का कॉम्बिनेशन रूल लगाते हैं तो सेटिस्फाई होता है, बट ऐसे नहीं हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की माई मदर सिस्टर्स, मेरी मम्मी की बहन है, मतलब क्या? मौसी। माई मदर सिस्टर वर्क सिंस 8 आवर्स। ये क्वेश्चन बाबू बहुत इजी है, वो भी है आपका टेंस का। कि मैंने बताया है कि कभी भी टाइम के साथ एस और कभी भी टाइम के साथ एस आ जाए या नहीं आए। जब टाइम के साथ एस आता है तो सिंपल फोर लगाइए, जब टाइम के साथ एस नहीं है तो सिंपल एस सिंस लगाइए। ये सिंपल सी बात थी जो कि मैंने टेंस में पढ़ाया है। और दूसरा तरीका ये है कि जब एक सुटेबल पीरियड हमें पता चल जाता है, इसका मतलब क्या है कि मैंने बोल दिया कि 1999, तो वहां पे सिंस लगता है, फोर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 1999 स्पेसिफिकल डेट है, इसलिए वहां लगा है। बट 8 आवर्स इज नॉट ए स्पेसिफिकल डेट, 8 आवर्स बोला गया है। ठीक है, जहां स्पेसिफिक हमें नहीं पता चलता कि ये सुटेबल है और या कंफर्मेड है, तो वहां पे सीन्स नहीं लगता है। इसलिए टाइम के साथ एस है, आवर्स है, तो यहाँ पे सीन्स नहीं बाबू, फोर लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये रहा 4 8 वर्क। हाँ, और मदर सिस्टर है तो वर्क नहीं होगा, वो एस होगा। एस मतलब कि वर्क्स होगा, क्योंकि वर्ब में जब एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। नाउन में जब एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो वर्ब में जब एस जोड़ेंगे सिंगुलर बना। सिंगुलर क्यों बना? क्योंकि हमें जो मदर्स की बहन, मम्मी की जो बहन हुई, मतलब कि मौसी, वो तो एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो वर्क नहीं वर्क्स होगा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ? तो मेरा यही है कि मेरा पढ़ाने का अलग अंदाज इसलिए है कि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि बाबू की किससे रिलेट करेगा, कैसे ऑप्शन को कैसे लगाना है। ठीक है, अगर आप वो जान जाएंगे तो 90% क्वेश्चन आप वही हैंडलिंग कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो वी मेड श्योर, पढ़िए पहले, कि वी मेड श्योर आवर न्यू हाउस वर क्लोजर टू अ गुड प्राइमरी स्कूल व्हेन मूविंग होम लास्ट समर। इसका मतलब है कि आपका गलती इधर है। अब वर जो आता है हमेशा प्लूरल के लिए आता है, ये पहली बात है।
और क्लोजर जो आता है वो कंपेयर के लिए आता है। आप इसको तोड़ना पहले सीखिए। तो वर की बात करें, यहाँ पे न्यू हाउस है, तो न्यू हाउस एक ही हाउस की बात हो रही है, तो यहाँ पे पहले तो वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आना चाहिए। और क्लोजर आता तो यहाँ पे देन आना चाहिए। अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे देन आना चाहिए, जो कि देन है नहीं। मैंने प्रोनाउन का पार्ट बताया आपको, एडवर्ब में पढ़ाया है। तो क्लोजर नहीं आपका क्लोज होगा। इसका मतलब कि सिंपल वॉज क्लोज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। मैंने ऑप्शन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और डायरेक्टली बन गया। तो सोचने का अपना अपना तरीका, ठीक है, उस तरह से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, लास्ट आई थिंक ये वाला, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए इसके अंदर क्या है कि व्हाट आर यू लुकिंग ऑन माय फेस, ये डायरेक्टली गलत है बाबू, कि लुक के साथ एट आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, लुक के साथ हमेशा एट आता है, ठीक है। कभी भी आप देखते हैं तो उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है, तो एट मतलब कि उसकी तरफ, क्लियर हुआ। तो लुकिंग ऑन माय फेस नहीं होगा, लुकिंग एट होगा। यहाँ पे लुक था, यहाँ रहा लुकिंग एट माय फेस, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर हुआ। लुकिंग, लुक के साथ एट आता है, ठीक है, लुक विथ नहीं, लुक एट आता है, लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट तरफ। आपका जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, चलो देख लेते हैं एक बार इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कहता क्या है। चलिए तो ये भी एक तरह से इजीली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनकरेक्टली, चलिए इनकरेक्टली, ठीक है। इनकरेक्टली में सबसे मैंने तरीका बताया आपको कि इनकरेक्टली में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चीजों को पहले सही वाला छाट दीजिए, इनकरेक्टली डॉट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। नहीं तो दूसरा तरफ क्या है कि आपका जब वर्ड पे बहुत अच्छा खासा पकड़ है तभी भी आप बना सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर गलती, तो साफ साफ दिख रहा है बाबू, सिक्योरिटीज बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी सुरक्षा, SECURITIS, सिक्योरिटीज बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। एसेंशियली भी जो जरूरत होता है वो भी सही है। और फिजिकल मतलब होता है राजकोषीय या डेफिशिएट बोल सकते हैं। तो मिस मैच में आप मिस मैच ही होता है, ई नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। ये गलत दिया हुआ था जो हम लोग ने सुधार लिया। चलिए आगे करते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका सिलेक्ट द वर्ड, सिलेक्ट द वर्ड दैट, सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वन सब्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा बेसिक में पता चल जाता है। मैंने पिछले क्लास में को बैटरी का बताया, स्कर्टरी का बताया, ऐसे ही मैंने बहुत सारा आपको बताया, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, आपका आर्सेनल, कावलरी, पिजेंट्री, आर्म्स, एम्बर, सारे तरीके बताए कि मैंने, हाँ, क्योंकि एक मीनिंग को देखते तो हैं ही। जैसे इसका फायदा हमें ये है कि अभी अगर मैं वन सब्स्टिट्यूशन आपका एक सवाल दूं और उस सवाल का आंसर बताता हूँ, तो मेरे पास 4 ऑप्शन आते हैं। एक तो आंसर होगा उसी का, पहली बात, लेकिन 3 ऑप्शन और सीखने को मिल जाता है हमें। जैसे कि मैंने पिछला वाले में कराया कि एक मिसाइल लॉन्च की जगह जगह होता है, उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। उस बैटरी को छोड़ के एक स्कटरी भी था, इसका मतलब क्या होता है, स्कटरी था। और स्कटरी के बाद और थे 2-3 वर्ड थे जिसको मैंने हम लोग सीखा, ठीक है। स्कटरी के बाद था ये आपका क्या, पेट्रियोट था आई थिंक, एक सिमेट्री था, शमशान घाट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड हम सीखने का मौका मिलता है। चलिए, तो स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, कि ऐसा स्टोरी हो, कहानी हो, जो कि जो रिटन है वो खुद के द्वारा लिखी गई हो। अच्छा, ये आई थिंक सब 100 में से 100 बच्चे मारेंगे ये सही, क्योंकि कोई स्टोरी जब हम खुद के द्वारा लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आत्मजीवनी। अरे भाई, अपनी स्टोरी अपने द्वारा लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी होता है ना, बायोग्राफी थोड़ी होता है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी और ने लिखा है, और जो अपने द्वारा लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, और बायोग्राफी मतलब कि क्या, जीवनी, तो खुद की जीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी इज राइट आंसर। नोवेल नहीं होगा, हिस्ट्री नहीं होगा, बायोग्राफी नहीं होगा। तो नोवेल हिस्ट्री में आप सब फर्क समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम्स है, ये ईडियम आ गए, ठीक है। वन सब्स्टिट्यूशन था, ये ईडियम है हमारा। ईडियम क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये इसमें कहावत है कि चेज रेनबो। अच्छा, आप पहले थिंकिंग सोचिए कि चेज रेनबो, रेनबो का मतलब होता है आपका इंद्रधनुष, और चेज मतलब होता है पीछे चलना। तो रेनबो को अगर पीछे चल रहे हैं तो क्या रेनबो को भी पकड़ाएगा आपका? अगर आप रेनबो को पीछे पीछे भाग रहे हैं तो क्या रेनबो को भी पकड़ा जाएगा? इसी का एक और उल्टा कहावत होता है कि अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है कि बेकार ही व्यर्थ करना, किसी काम को बेकार व्यर्थ करना, असफल पा जाना, मतलब कि सिंपल एमलेस है। आप वो वर्चुअलिटी में जी रहे हैं। इसका मतलब क्या, कभी रेनबो आपको पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, आप सिंपल वो बेकार व्यर्थ का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, टू बी द अनप्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, नहीं, किसी चीज के लिए अनप्रिपेयर्ड होना नहीं। टू द लूज पेशेंस, आत्मनिर्भर खोजना नहीं।
टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स। अनरियलिस्टिक गोल मतलब कि अनरियलिस्टिक का मतलब कि रियलिस्टिक नहीं, अनरियलिस्टिक हो, तब जो रियल में होना चाहिए सच्चाई वो नहीं, सच्चाई को छोड़ के आप कुछ और में पीछे पड़े गए। और टू जज समवन नहीं, किसी को परखना नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो अनरियलिस्टिक गोल को पाने की कोशिश करना। तो दो ऑप्शन, दो आपका आइडिया मत बनता है, ऐसे तो बनते बहुत है लेकिन मैं दो बता देता हूँ। एक हो गया आपका ये चेज रेनबो, चेज मतलब भागना, पीछे करना। और एक होता है अ वाइल्ड गूस चेज, अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, गूस से मैंने मंगूज याद किया था, गूस से मैंने मंगूज याद किया था, और मंगूस को मैंने दो पीछे करा, तो मंगूस पकड़ाएगा कभी, वो पकड़ाता है न्यूर, नहीं पकड़ाता है। तो इसका मतलब काम को व्यर्थ करना, व्यर्थ मतलब कि व्यर्थ ही उस चीज में काम में लगे ना, जिसका गोल्स ही नहीं हमें मिलेगा, उसका सक्सेसफुल ही नहीं मिलेगा हमें, तक फायदा क्या उस चीज को काम करने का। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका अनरियलिस्टिक गोल को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि होल्ड समवन और समथिंग एट बे। ये भी एक कहावत है और बहुत ही फेमस कहावत है, ये राजा के लिए यूज होता था। ठीक है, और एक अगर आप आक्रमणकारी हैं उसके लिए भी यूज होता है। होल्डिंग समवन और समथिंग एट बे, किसी को रोकना बे के पहले ही, क्लियर हुआ, किसी को रोकना बे के पहले, इसका मतलब क्या, उसको आक्रमण करने से आप रोक रहे हैं, अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो होल्डिंग सम बे टू मतलब क्या होता है कि होल्ड समवन और समथिंग एट बे, बे के पहले आने से पहले रोकना, अपने आप को पास आने से रोकना। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैप और कॉर्नर पर्सन एनिमल बीइंग हंटेड और चेज नहीं, ऑप्शन नंबर ए गया। टू सीक पनिश फॉर द पर्सन ऑफ ग्रुप नहीं, किसी को पनिशमेंट देना नहीं। प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, इसका मतलब अपने नजदीक आने से किसी को रोकना या किसी चीज को रोकना, प्रोविजन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, टू थ्रीव अ ग्रो वेरी सक्सेसफुली, क्लियर हुआ। तो होल्ड समवन और समथिंग का मतलब कि किसी को, दुश्मन को अपने पास आने से रोकने को बोलते हैं होल्ड अ समवन और समथिंग एट बे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट बाबू स्पेलिंग एरर, तो ये करने में बहुत मजा आता है क्योंकि इसके अंदर बहुत इजी होता है, ये सब लोग मार्क्स गेन कर लेते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े वर्क मिस्टेक होते हैं। और वर्ड कैसे, पहले आपका है वेंटिलेशन, वेंटिलेटन दिया है, गलत है। और मिसिंग सही है, रूम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिसिंग भी सही है, गलती नहीं इसके अंदर। तो पहले वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का पहले मीनिंग समझिए। वेंटिलेशन क्या होता है, हॉस्पिटल में ही वेंटिलेशन यूज होता है। ठीक है, तो वेंटिलेशन ही वेंटिलेटन है, इसको सही करना है। तो मेरे हिसाब से देखो तो यहाँ पे वेंटिलेशन ये भी गलत है, और वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ये डब्ल्यू से ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन यहाँ पे एक जाएगा, एक वेंटिलेशन ये है, एक वेंटिलेशन ये है। सिस्टम यहाँ पे, सिस्टम यहाँ पे भी है, मिसिंग है यहाँ पर आर यू एम है, रम हो गया, रूम नहीं है, रम मतलब समझ रहे, खंबा पीने वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, डी गया। वेंटिलेशन सिस्टम इज मिसिंग इन द रूम होगा, ना कि रम। ठीक है, रम जो आपका अल्कोहलिक बोल सकते हैं, बहुत पुराना। ठीक है, एक रेड वाइन, बहुत ही पुरानी अल्कोहल, जो कि जितना पुराना हो सके उतना ही फायदेमंद होता है। इंग्लिश में पढ़ते थे, ब्रांडी, ये सारे जो टॉपिक होते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते बाबू अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और आखिरी पार्ट, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, और प्यार से पैसेज। पैसेज है अनसीन पैसेज, ये अनसीन नाम भी है, अनसीन काम भी करता है। पैसेज अनसीन का मतलब कि देखा नहीं गया हो, अनसीन बोलते हैं ना, अननोन प्लांट, अननोन बुक, इसका मतलब सही में नहीं देखा जाता है, ये लगता नहीं कि कहाँ से उठा के दे दिया जाता है, और बस आपको प्रिपेयर होना आता है। ठीक है, तो पहली बात करें तो क्वेश्चन को पढ़ना मेरा पहला काम है, क्योंकि मैं पढ़ते ही समझना बहुत जरूरी होता है। आपको भी ये सलाह दूंगा कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जिसे 50% आपको चांस मिले कि ऑप्शन कहाँ प्रिपेयर करना है। Ants, like most insects, have are known as a compound eye. This means their eye have a multiple lenses. In general, most species and ants do not have a particular great eye for seeing. Ants can detect movement and see the area around them, but more on senses information they get from their legs and एंटीना एंड फ्रॉम देयर आईज। इसका मतलब बात किया गया है पूरे सवाल में आंट्स के बारे में, चीटी, चीटी और कुछ इंसेक्ट में कुछ तरह के एक लेंस पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है आपके शायद ये कंपाउंड आई आई पाए जाते हैं, जो कि मल्टीपल लेंसेस होते हैं, वो भाप लेते हैं अपने स्पीशीज। और बहुत सारे फिश में नहीं भी होता है, बहुत सारे आंट में तो पाया जाता है, लेकिन आंट के बहुत सारे स्पीशीज में नहीं होता है चीज। ठीक है, और उसी में बोला गया है। और आंट्स डिटेक्ट कर लेते मूवमेंट, देख नहीं पाते क्योंकि बहुत लोग, देखिए कुछ कुछ आंट में आइस पाए जाते हैं मल्टीपल लेंसेज के साथ, बट बहुत सारे आंट्स के स्पीसीज में नहीं होते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपने मूवमेंट एरिया अराउंड को भाप लेते हैं,
और अपने एंटीना और अपने लेग से अपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि आगे कहाँ जाना है। तो सही में अधिकतर आंट का आँख नहीं होता, वो अपने केमिकल्स पीछे छोड़ते जाते हैं। केमिकल्स को देखते अपने हिसाब से चलते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो एक बार चींटी की लाइन को एक बार रब करके देखिएगा। अगर चींटी की लाइन दे रही है तो वहाँ से एक बार हाथ से रब कर दीजिए थोड़ा गाढ़ा से एकदम तेज़ी से, तो वहाँ का जो केमिकल मिट जाएगा, आपके हाथ पे लग जाएगा। उसके बाद वो भूल जाएँगे कि कहाँ जाना था। वो उधर आधा इधर, आधा उधर। ठीक है? चलिए। तब हम ऑप्शन को मिलाना चालू करते हैं। तो पहला जो है आपका सवाल को ऊपर थोड़ा-सा कर लेते हैं और पहला आपका सवाल नीचे दिख जाएगा कि आंट लाइक मोस्ट इंसेक्ट हैव। आंट की तरह बहुत सारे इंसेक्ट के बाद क्या है बाबू? क्या है? हैव। हैव हुज आर नोन एज कंपाउंड आई। तो हुज आता है पर्सन के लिए जो कि ये नहीं होगा, और हु भी आता है पर्सन के लिए जो कि ये भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं आपका एक व्हाट बचा है, एक हाउ बचा है। एक व्हाट बचा है, एक हाउ बचा है। तो मैं बात करूं एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है और क्वेश्चन अराइज उसको बोला जा रहा है। कैसे नहीं बोला जा रहा है? बोला जा रहा है। इसका मतलब हाउ भी नहीं होगा। हाउ का सेंस क्या होता है? क्यों? मतलब बोलते हैं हाउ आर यू, कैसे हो? कैसा इस चीज को बोला जा रहा है? तो कैसे नहीं इस चीज को बोला जाता है, तो यहाँ पे व्हाट लगेगा। ऑन द प्रूफ ऑन द सेंस। तो आंट लाइक मोस्ट इंसेक्ट हैव व्हाट आर नोन एज कंपाउंड आई। आंट के जैसे कि बहुत से इंसेक्ट के बाद ऐसा चीज होता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड आई। ये क्या होता है बाबू? कंपाउंड आई होता है। दिस मींस देयर आईज हैव मल्टीपल लेंसेस। इसके आईज के बहुत सारे लेंसेस होते हैं। अब मल्टीपल लेंसेस, लेंसेस के बाद है वेदर, सो, बट और रेदर। अच्छा, इसमें बात करें तो मल्टीपल लेंसेस वेदर इन जनरल है। इन जनरल मतलब कम लोगों में, वेदर इन जनरल या बट इन जनरल या सो इन जनरल। तो बात करें बाबू बट इन जनरल, कैसे? बट इन जनरल कैसे होगा? तो बात करें यहाँ पे तो हाँ ये रहा। दिस मीन्स देयर आईज हैव मल्टीपल लेंसेज बट इन जनरल। लेकिन कुछ ही जनरल में होता है चीज, ठीक है? यहाँ पे लेकिन का सेंस दे रहा है। बट इन जनरल मोस्ट स्पीसीज ऑफ आंट डू नॉट हैव पर्टिकुलर ग्रेट आई फॉर सीइंग। लेकिन जनरल के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे स्पीसीज, आंट की स्पीसीज में ये जो ग्रेट आई होता है ये नहीं पाया जाता है। इसका मतलब वो नहीं देख पाते हैं। दूसरी तरफ है फोर सीइंग। फोर सीइंग क्या? दूर तक होना चाहिए। नहीं देख पाते हैं क्या? दूरी देख पाएंगे ना। तो सम दिया है, आगे देखते हैं। सम, मेनी, मेनी, इनफ। अच्छा, वेरी दिया है, बहुत बढ़िया। वेरी दिया है, वेरी देगा ना। सम नहीं, मेनी गया, इनफ गया, वेरी होना चाहिए। मतलब कि बहुत सारे स्पीशीज में ये चीज नहीं पाया जाता कि वो बहुत दूर तक देख पाते हैं, मतलब आई साइट उनमें नहीं होता है। ठीक है? कुछ ही जनरल में, जनरल आंट्स में। ठीक है? तो बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए कि पर्टिकुलरली ग्रेट आई फॉर सीइंग वेरी फार। ठीक है? बहुत दूर तक देखने के लिए, जो कि नहीं हो पाता है। अच्छा, आंट कैन डिटेक्ट। अब यहाँ पे उसके थोड़ा सा अलग की बात की, कैसे कि आंट कैन डिटेक्ट मूवमेंट एंड सी द एरिया अराउंड देम। आंट क्या करता है? मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है और अगल बगल के एरिया को भाप लेता है अराउंड देम। बट बट के बाद कॉन्ट्रडिक्शन होता है। बट के बाद देख लेते हैं क्या आगे दिया है हमें, आगे कर लेते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद सवाल है। ठीक है, एक मिनट। इसके बाद सवाल है, इसके बाद मचा आएगा। दो सवाल इसके अंदर मिल जाएंगे। हाँ, बट बट के बाद है बट कैलकुलेट, शाउट, रिलाई और स्ट्रगल। तो बात करें बाबू, कैलकुलेट थोड़ी करेगा, कैलकुलेट थोड़ी करेगा वो चीज। ठीक है? कैलकुलेट कर गया। आगे करते हैं। शाउट चिल्लाना होता है, स्ट्रगल मेहनत करना होता है, रिलाई रिलाई करता है। ठीक है? रिलाई मतलब होता है डिपेंड होना। क्या बाबू? डिपेंड होना, इसका मतलब होता है डिपेंड होना। तो बट डिपेंड, डिपेंड किस चीज पे? पहले देखो, आंट्स कैन डिटेक्ट मूवमेंट, आंट्स कैन डिटेक्ट मूवमेंट एंड सी द एरिया अराउंड देम। पहले क्या, आंट्स मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने एरिया को देख लेते हैं। कैसे? बट डिपेंड मोर ऑन सेंसेस, ज्यादा करके वो डिपेंड रहते हैं सेंसेस पे। एंड इन्फॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम द लेग्स एंड एंटीना, वो सेंस कर लेते हैं अपने पाँव से और एंटीना, जो आंट के ऊपर दो एंटीना होता है उससे। ठीक है? एंटीना, एंटीना। फिर आगे क्या है बाबू? लेग्स एंड एंटीना। देन, अच्छा, देन लग जाएगा, सिंपल सी बात है। व्हेन गया, दिए और ये भी गया। ठीक है? ये 10 है आपका, देन होगा। देन क्यों आएगा यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। देन क्यों होगा? यहाँ पे मोर का कहीं पे जिक्र किया गया था। ये रहा, ये रहा। मोर के साथ देन का प्रॉपर तरीके से यूज होता है, जो कि मैं डायरेक्टली पता कर लिया। तो यहाँ पे मोर ऑन सेंसेस एंड इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम देयर लेग्स एंड एंटीनास देन फ्रॉम देयर आईसेस। ठीक है? उनके आईज के, आई से ज्यादा उन लोग एंटीना अपने लेग का इस्तेमाल करके अपने एरिया को भाप लेते हैं, अपने एरिया अराउंड को देख लेते हैं। क्लियर हुआ? और अपने ऑब्स्टिकल्स को निकाल लेते हैं। तो ऐसे आपको अप्रोप्रिएट करना था, जो कि थोड़ा सा मैं ये वाला जहाज का जो आपका पैसेज रहा,
ये थोड़ा-सा हार्ड रहा, ठीक है? थोड़ा-सा हार्ड इसलिए बोलूँगा क्यों इसके अंदर क्वेश्चन तो पढ़े आई थिंक समझ में आ गया था, बट ऑप्शन थोड़े-थोड़े हार्ड थे, ठीक है? तो हार्ड ये आएगा कब, धीरे-धीरे अच्छा होगा कब, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो ये भी धीरे-धीरे बन जाएगा, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर वे से बने रहिए हमारे चैनल पे, तो आपको भी अच्छी तरह से धीरे-धीरे कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, पीक्यूआरएस सब बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? लेकिन फ्लो में रहिएगा तब। हमारा डेली 4 बजे का इंग्लिश एमटीएस पे अभी फ़ोकस है, वही चलते आ रहा है। अब ऑन द स्पॉट अगर चेंज होगा तो आपका तो सब्सक्रिप्शन है ही, आपको पता चल जाएगा। और 7 बजे का डेली मैथ आता है, तो दोनों रेगुलर वे में चल रहा है। आप डेली इस चीज़ को क्लास करिए और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है यहाँ पे। अगर कोई भी आपको डाउट सेशन रहता है तो आप ज़रूर कमेंट छोड़ सकते हैं, हम लोग इसको रिप्लाई देंगे, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।